हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 69th बीपीएससी का सेकंड जनरल स्टडी का पेपर, जो कि आप जितने भी विद्यार्थी 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये मेंस का पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल जीएस 1 था, आज जीएस 2 को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, इसमें स्टार्टिंग में आपको पता है कि एक शॉर्ट नोट आपको लिखना होता है 125 वर्ड्स के आसपास। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे का जो आपका सिद्धांत है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आप समझ रहे हैं इसको? ये क्रिटिकली एग्जामिन जो होता है, ये इस केस में देखिए, जैसे मूल ढांचे से जुड़े हुए आपके जो केस हैं, चाहे शुरुआत में आपका आप देखेंगे जो कई सारे केसेस आए थे गोलकनाथ वगैरह, उसके बाद जो केशवानंद भारती में मूल सिद्धांत का ढांचा रखा गया, और कुछ और भी जो आगे केस थे जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ नए नए प्रावधान को जोड़े हैं, आप उन्हें कोरिलेट करके यहाँ बहुत अच्छा लिख सकते थे। प्राइम यहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना था केशवानंद भारती के केस पे, और इस तरीके से आपको अपने 100 to 125 वर्ड्स की ओर बढ़ना था। सेकंड है कि क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्क संगत है। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, हमेशा आपको इस तरह के प्रश्न में क्या देना होता है, अपनी जर्नल ओपिनियन देनी होती है। ये जो आपकी जर्नल ओपिनियन है, ये जर्नल ओपिनियन ऐसा नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं। जर्नल ओपिनियन का मतलब है कि ऑलरेडी इस पर जो पहले से आपके पैनल और बहुत सारी जो आपकी कमेटी पैनल जहाँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आपने जो एडिटोरियल आर्टिकल पढ़े हैं, उनकी जन सामान्य की एक क्या सोच है, उसका पॉजिटिव निगेटिव क्या पक्ष है, क्योंकि यहाँ पे तर्क संगत आपने इस पे टिप्पणी करनी है। तो ये आपने जो हमेशा इस पे जर्नल ओपिनियन दी जाती है, लेकिन वो हमेशा स्किल्ड ओपिनियन होती है, जो कि इस पे गठित कमेटी, कमीशन या पैनल या कुछ एडिटोरियल्स के थ्रू आपने पढ़ी होगी। तो इस वाले आलोक में आपने दिखाना था कि इसका पक्ष क्या सही है, क्या गलत है, और आर्थिक मानक आखिर कैसे व्यक्ति की शिक्षा, शुरुआती शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके उसके आसपास के माहौल, उसके दिमाग की मानसिक संरचना से लेके उसके, ये सारे वाले पक्ष आप दिखा सकते थे। और कुछ जो इसका निगेटिव पॉइंट आपको लगता है, वो भी आप इसमें प्रकट कर सकते थे, क्योंकि प्रकट आप ऐसे कर सकते हैं कि लाल फीताशाही वगैरह भ्रष्टाचार के चलते बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग जो कि सक्षम हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, लेकिन उन लोगों ने भी ये सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाए हैं, और इस तरह के कई सारे करंट लेवल के आप एग्जाम्पल दे सकते थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करना है। जर्नल क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना है। तो आपको याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव आपका प्रस्तावित किया था। तो ये बताइए किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य, आखिर संविधान के उद्देश्य क्या थे? कि व्यक्ति के पास अधिकार हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता हो, गरिमा, प्रतिष्ठा, ये जो सारे कीवर्ड हैं प्रस्तावना के, आपने इन्हीं कीवर्ड्स को तोड़ के छोटी छोटी हेडिंग्स के तौर पे आप लिख सकते थे, और उसमें करंट एग्जाम्पल भी दे सकते थे, कैसे राज्य लोक कल्याणवादी एक राज्य बनेगा। समझ रहे हैं आप जब पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक, तो ये वाले जो शब्द हैं, सारे कीवर्ड्स वगैरह, यही यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की उद्देश्यों की कार्य योजना है किस प्रकार। तो यही उद्देश्य थे कि इसको गणतंत्र, आपने इसको गणतंत्र के रूप में भारत को कैसे दिखाना है, राजनीतिक आर्थिक अवसरों की समानता, रोजगार, ये सारी चीज़ें, समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य, ये सारे जो पक्ष हैं, यही सारे आपने ब्रेक करके हेडिंग के तौर पे यहाँ पर प्रेजेंट करने थे, और आप यहाँ पर एक अच्छा कंटेंट फ्लो चार्ट भी बना सकते थे। जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी। तो ये जातीय जनगणना का जो पक्ष है, देखिए, हमेशा किसी भी चीज़ के जब आपने पक्ष दिखाने हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट उसका होता है हमेशा सोशल। तो आपने सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है, ठीक। फिर आपने इसको इकोनॉमिकली जो इसका है वो आपने पक्ष दिखाना है, और हमेशा ही इस तरह के जब बड़े प्रोविज़न लाए जाते हैं तो उसका पॉलिटिकल बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है, वो भी आपने यहाँ पे दिखाना है। तो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और बाकी नैतिक तौर पे भी आप इसकी कसावट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो जनगणना करवाई गई है, इसका लाभ क्या है। तो देखिए, लाभ तो यही है, जब सरकार को पता होगा कि किस जाति का समुदाय कितना ज़्यादा है, तो जो आरक्षण व्यवस्था है, या जो राज्य की एक सकारात्मक कार्रवाई होती है कि राज्य लोगों के उत्थान के लिए उन्हें एक बराबरी का स्तर देगा कि वो समान अवसर पे खड़े होके, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए अपना उत्थान कर पाएँ। तो राज्य की सकारात्मक कार्रवाई जो होती है, अफर्मेटिव एक्शन ऑफ स्टेट होते हैं, वो तभी हो पाएंगे जब इस तरह के आंकड़े, डिटेल्स वगैरह उनके सामने आएगी। आगे आपका देखिए क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ी है,
तो आपको बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आर्टिकल याद आएंगे। देखिए पॉलिटी के आंसर टैकल करने का एक यहाँ पर मैं शॉर्टकट आपको बता दूं, हमेशा आपको क्या करना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो आपको 20 से 22 ऑर्डर याद होने चाहिए। आपको मेन जो आपके आर्टिकल्स हैं वो याद होने चाहिए। अगर आपको करंट इवेंट्स वगैरह पता है, कुछ आपको मैन पॉलिटिकल जैसे कि संविधान समीक्षा चलैया आयोग है, उसके कुछ प्रोविज़न्स पता है, सेकंड एआरसी वगैरह के बारे में आपको कुछ उसके प्रोविज़न पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल या केंद्रीय राज्य या पंचायती राज सरकार के स्तर पे क्या उन्होंने अनुशंसाएं दी है, ये मील के पत्थर हैं, ये प्राइम फैक्ट्स हैं, ये डाटा हर जगह यूज़ होता है। तो इस तरह के अगर आपके पास आंकड़े हैं तो कभी भी आपको इस तरह के प्रश्नों में समस्या नहीं आती। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन संख्या 2 को देखते हैं ध्यान से। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 2 में है कि भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा करनी है। तो देखिए संस्थागत संबंध आप समझ रहे हैं। संस्थागत ये है कि ऐसे कौन कौन से आधार या बेस हैं जहां पर ये दोनों मिलके काम करते हैं, या जहां पे आपकी मंत्रिपरिषद जो खास तौर पे प्रधानमंत्री का पूरा पैनल है, किस तरीके से कहां कहां पर मंत्रिपरिषद आपके लोकसभा की कहां कहां पर अनुशंसाएं वगैरह चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध में आपने कई जगह दिखाना है, जैसे कि बहुत बड़ी नियुक्तियां हैं, तो नियुक्तियों के स्तर पे जैसे बड़े बड़े जो संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय फाइनल नहीं होता, उसमें बेस जो होता है पूरा ही वो आपका मंत्रिपरिषद का ही रहता है। उसके अलावा जैसे आप राष्ट्रपति शासन को देखिए, उसके अलावा राष्ट्रपति शासन हो गया, उसके अलावा आपके सशस्त्र विद्रोह वगैरह देश में इस तरह के आपातकाल की स्थितियों के संदर्भ में देखिए। तो ऐसे बड़े बड़े जो बेस हैं उन बेस के आधार पे आपने दोनों के संस्थागत संबंध पे थोड़ा सा इसमें संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में, और कहीं कहीं जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और जहाँ कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या क्या राइट्स दे सकती है, उन सबको अच्छे से आपने यहाँ पे लोकेट करना था हेडिंग सब हेडिंग के तौर पे। कई जगह बहुत अच्छे इसमें आप कंटेंट फ्लो चार्ट दे सकते थे, और इस तरह के बड़े प्रश्नों में आप 2-3 जगह कंटेंट फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कई बार बहुत छोटे बनाइए, कुछ बड़े बनाइए, ठीक। तो इस तरह से आपने पूरा संस्थागत संबंध यहाँ पे दिखाना था, और वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका, तो आपने वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा करनी थी। यहाँ पर कई सारे जो इस समय प्रावधान कई सारे केसेस आते हैं उस संदर्भ में आपने यहाँ पे बताना था। और इसमें हमेशा देखिए जब भी आपको वर्तमान बदलती भूमिका को देखना हो तो हमेशा कम से कम आप पिछले 15 वर्षों में जो 3 आपके राष्ट्रपति थे और इन 15 वर्षों में जो बड़े बड़े काम हुए हैं जहाँ पर भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, तो उन सब के उदाहरणों को आप क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं। आगे देखिए भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित है, राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। तो उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल, तो बेसिक आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपका बेसिक क्वेश्चन है संघवाद के भारतीय मॉडल। तो आपने संघवाद के भारतीय मॉडल को यहाँ पे रखना है। तो भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित है, तो राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। तो यहाँ पर आपने संघवाद के भारतीय मॉडल के संदर्भ में उसकी कुछ विशेषताएं और कुछ अच्छे उदाहरण देके इस पूरे प्रश्न को आगे बढ़ाना था। बिहार में गठबंधन की राजनीति, देखिए ये जो प्रश्न है ना गठबंधन का, ये लगभग आप अगर 67-68 बीपीएससी को भी देखेंगे तो ये गठबंधन की राजनीति वाला प्रश्न बहुत बार आया है। इवन आपके जो असिस्टेंट ऑडिटर पोस्ट है उसके मेंस के भी अगर आप पेपर को देखेंगे तो गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषता राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दृष्टिकोण से विवेचित और विश्लेषित करिए। तो आपने इसमें हमेशा इसमें एक चीज़ आपने प्रयास करना है, कभी भी आपको देखिए आप किसी भी लेवल पे समीक्षा कीजिए, आपको कभी भी एंटी गवर्नमेंट अपनी ओपिनियन नहीं देनी है, ठीक है। जो सरकार है आपको एंटी गवर्नमेंट आपको ओपिनियन नहीं देनी है, आपको हमेशा रैशनल थिंकिंग के बेस पे उसके दोनों पक्षों को रखना है और बहुत ही सकारात्मक समीक्षा करते हुए राज्य के पक्ष और उत्थान और लोगों की सेवा के भाव से ही आगे कंक्लूजन को देना है। स्थानीय शासन और उनकी कार्यपद्धति को पंचायत राज और शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ स्पष्ट मूल्यांकित कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका ये जो है ना धरातलीय स्तर के उदाहरण मतलब प्रैक्टिकल ग्रास रूट एग्जाम्पल, तो स्थानीय शासन और उसकी कार्यपद्धति को पंचायती राज शहरी संस्थानों के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो यहाँ पर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बात की थी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आर्टिकल
तो यहीं पे मैंने आपको सेकंड एआरसी की बात की थी, तो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट भी है पूरे पंचायती राज पे। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न में जब आप सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स को कोट करते हैं तो परीक्षक को पता चलता है कि आप जो पूरी भीड़ है उससे थोड़ा अलग है। देखिए, कुछ विशेष अच्छे आंकड़े ही यूज़ करने पर एग्जामिनर आपको फिल्टर कर पाता है कि यार काफ़ी स्टैंडर्ड और काफ़ी प्राइम फैक्ट इस विद्यार्थी ने प्रस्तुत किए हैं, प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी है, लहजा सही है, पठनीय है और एग्जामिनर के लिए कंफर्टेबल है आपकी कॉपी को चेक करना। बहुत दुविधापूर्ण नहीं है आपकी कॉपी को चेक करना। मान के चलिए ये 4 कसौटियाँ हैं जिसके आधार पर आपको सबसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आगे देखिए, भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि और विशेषताएं, कॉमन पूरा क्वेश्चन है। ये आपने पूरा इसमें ज्योग्राफिकल मैप्स बना के पूरे मानसून का जो पूरा पैटर्न है उसके संदर्भ में यहाँ पे आप पूरा एक वर्ल्ड का मैप बना के मानसून का जो पूरा आपका है उसका पूरे पैटर्न को और फ्लो आपने यहाँ पे दिखाना था। बाकी इसमें मानसून कैसे क्या क्रियाविधि है, उसकी विशेषताएं क्या है, आप इसको 2 टुकड़ों में दिखा सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है, क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए, तो ये भी बहुत कॉमन पॉइंट है और बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि ऊर्जा एनर्जी और घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए सबसे पहले तो आपको जो आपके नवीकरणीय वगैरह गैर नवीकरणीय संसाधन है पुराने पेट्रोल कोयला, उसके आधार पे कुछ चीज़ें बतानी चाहिए थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेवल पे क्या हमारी स्थिति है, किस तरह के हमने लक्ष्य रखे हैं, हम नेट जीरो की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आईएनडीसी वगैरह जो है हमने वो तय कर रखे हैं, ठीक है, पेरिस वगैरह समझौता उन सब की पूर्ति के लिए। और भारत कहीं ना कहीं आपकी सेफ एनर्जी के लिए सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें हमारे कौन कौन से पैक्ट हैं, ये सारी चीज़ों के आलोक में आपने यहाँ पर रखना था। और भारत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा, ये वैकल्पिक ऊर्जा यही है आपकी। बहुत सारे ऐसे माध्यम आ चुके हैं जो कि वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधन हैं आपके, और समीक्षा करनी है। तो यहाँ पर ये एक तरह का निबंध टाइप का क्वेश्चन है, आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा हाल ही में स्टील स्लैश से रोड बनाई गई है, ठीक है, NH6 आपका जो है स्टील स्लैश जो होता है उसका कचरा उससे बनाई गई है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो कई सारे टाइप के पुराने मटेरियल थे उनकी जगह यूज़ किया जा रहा है, ठीक। और इसके अलावा जैसे आपकी विंड एनर्जी हो गई, पूरी सोलर एनर्जी हो गई, और भी कई सारी जो नवीनतम चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह को गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे नमेम है, फेम है, बहुत सारे। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिखाइए। तो ये सारे बहुत सारे आयाम आप इसमें दिखा सकते हैं। भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति, तो भारत के संदर्भ में ये पर्यटन को पूछ रहा है और देश के भविष्य के लिए। तो पर्यटन को आप देखिए, सबसे शानदार क्या है, भारत सरकार ने ऑलरेडी ही इसके बहुत सारे परिपथ और कॉरिडोर बना रखे हैं। तो आप पर्यटन के बहुत सारे कॉरिडोर यहाँ पे दिखा सकते थे, ठीक। बहुत सारे कॉरिडोर को दिखाइए, रोजगार दिखाइए। फिर पर्यटन के बहुत सारे टाइप हैं। देखिए पर्यटन कैसा है, देखिए आजकल कई सारी न्यू आपकी इनिशिएटिव है, जैसे एग्रो टूरिज़्म की आपने बात की होगी, एग्रो टूरिज़्म आपने सुना होगा, ठीक है। आपके हेल्थ टूरिज़्म भी है, जो जितना मिडल ईस्ट वगैरह देश है वहाँ के अफ्रीका के लोग यहाँ पर सस्ते इलाज के लिए आते हैं। तो आपको अपने पर्यटन के मतलब बहुत सारे जो नए नए आयाम हैं, नई नई चीज़ें हैं, उनको भी दिखाना था, क्योंकि पूरा ये निबंध टाइप का क्वेश्चन है। सीधा आपको पर्यटन बोल दिया गया है आपके पास है कि आप जितना ज़्यादा पर्यटन की जितनी पॉलिसीज़ हैं, जितना भी हमने यहाँ पर विरासत योजना से लेके आपका हृदय प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, मंदिरों के उद्धार वगैरह, या फिर और भी पर्यटन के कुछ नए नवाचार हैं जैसे कि उत्तराखंड में बिल्डअप किए जा रहे हैं। जैसे वहाँ पर रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह कई सारे बिल्डअप किए जा रहे हैं, जहाँ पर आप मतलब कि टूरिज़्म वेडिंग हब के तौर पे उसको बिल्डअप किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी इनिशिएटिव आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी करिए। तो बिहार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का वितरण, पहले तो ये आपसे सेंसस के अकॉर्डिंग आंकड़ा चाह रहा है, ठीक है, वितरण तथा इसकी सामाजिक आर्थिक दशा। तो सामाजिक आर्थिक दशा के स्तर आप समझ ही रहे हैं, ये पूछना चाह रहा है कि कौन से पैमाने हैं सारे सामाजिक और आर्थिक के। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि कैसे शिक्षा का स्तर क्या है, किस तरह की कुरीतियाँ हैं, कौन कौन सी प्रथाएं वगैरह चल रही हैं, शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया, रोजगार हो गया। इस तरह की बहुत सारी कसौटियों पे कस के आप इस प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित करना है और उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित है। तो पहले भारत का आपने पूरा भौतिक विभाजन कर देना है, फिर उसी में बिहार का जो क्षेत्र आ रहा है उसको आपने इंडिकेट करके इसमें आपने ज्योग्राफी, इसमें आपने मैप बनाना है, भारत का लोकेट करना है और बिहार की कंडीशन को आप सेपरेटली दिखा सकते हैं यहाँ पे।
बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार और कितने भागों में विभाजित किया जाता है। साल में कितने मौसम पाए जाते हैं। मौसमों में कृषि का प्रभाव क्या है। बहुत जनरल, बहुत कॉमन ज्योग्राफी का फैक्ट है, बहुत ही कॉमन है। मतलब आपको हर एक चीज़ हमेशा याद रखिए। जब भी आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा प्रश्न को तोड़िए। जैसे बिहार को जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट कारक। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र, दूसरा क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, दूसरा ये पॉइंट है। किस प्रकार से और कितने भागों में विभाजित है ये, और यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, ठीक। और कृषि पर प्रभाव क्या है। तो ये अंतिम क्वेश्चन आपका कृषि पर प्रभाव है। ये आपको जितने इसके टोटल 4 से 5 टुकड़े हैं ना, सब पे आपको एक अच्छा बड़ा पैरा लिखना है, और ख़ास तौर पे कृषि के प्रभाव पे आपने ज़्यादा लिखना है। अच्छे अच्छे उदाहरण देने हैं, मतलब बताना है कि किस तरह से भारत की जो कृषि है वो मानसूनी जुआ कहा जाता है, उसके आपने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। खास तौर पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, कोसी के क्षेत्र को दिखाइए। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या आ गया, शहरों का वर्गीकरण, इसकी कसौटियाँ पूरी बताइए कि किस तरह का, मतलब नगर निगम से लेके सारे नगर और ग्राम कस्बा, उन सब की क्या कसौटियाँ शहरों के वर्गीकरण को। और इससे जुड़े हुए ज्योग्राफर का नाम जानते हैं, अगर आप उनका कोई वर्गीकरण जानते हैं उसको यहाँ पे लोकेट करिए। विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों का 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी और उनकी वृद्धि दर पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो वर्गीकृत शहरों में किस तरह से उनकी टोटल आबादी है, मतलब 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले कितने शहर हैं, 5 लाख से नीचे वाले, और उनमें किस तरह की नई नई चीज़ें हैं, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह, मेगालोपोलिस सिटी, ये कई सारी नई नई कॉन्सेप्ट है आपकी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना करनी है और राज्य में कार्यशील जनसंख्या, तो ये पूरा लेबर आपको यहाँ दिखाना है, और प्रयास करिए कि इसमें आप संस्थाओं के आंकड़े जरूर दें। भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत और इसके प्रमुख तत्व, लाभ, सीमा और आलोचनाओं को स्पष्ट करना है। भारत की मानसून प्रणाली, इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी पश्चिमी जेट स्ट्रीम, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के इसमें डाल दिया गया है। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की भूमिका, बिल्कुल जर्नल सा एक क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की आपने यहाँ पर भूमिका को दिखाना है। समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक, टेक्नोलॉजी, सामाजिक विकास के संबंध में विवेचना करनी है। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्नों का आपने उत्तर देना था। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत। ट्रिकल डाउन सिद्धांत क्या है, ये कंज्यूमर बिहेवियर को दिखाता है। जैसे जो अपर कास्ट है, क्लासेस वगैरह है, उन्हीं के द्वारा आप देखिए कभी भी जो फैशन है वहाँ से नीचे की तरफ आपका आता है। बीच में आपकी एक मिडिल क्लास होती है जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से लेके सारे हैं, और एक नीचे की क्लास है जो कि और भी ज़्यादा गरीबी की तरफ धकेल दी जाती है। तो आपने कंज्यूमर बिहेवियर पे पूरा कि किस तरह से प्रोडक्शन को ये इम्पैक्ट करता है, इसके क्या क्या मतलब कि कंसिक्वेंस हो सकते हैं, ये सारे आपने दिखाते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना था। बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, मित्रों इसका इतना बड़ा रोल है कि ये मैंने आपको कई बार ये बताया है कि भाई ये जो है ना आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका इतनी ज़्यादा है कि बिहार के औद्योगिक विकास में, जैसे औद्योगिक विकास की बात हो रही है तो आखिर बात चल रही है उपभोग, प्रोडक्शन की, प्रोडक्टिविटी की, प्रति उत्पाद को सस्ता बनाने की, प्रति उत्पाद लागत, पूंजी लागत कम करने की। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ क्या आती है, विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसे सपोर्ट कर सकती है। सबसे पहले विज्ञान का रोल क्या है भाई, सबसे पहला रोल यहाँ पे आएगा कि इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक, इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। उसके साथ क्या चाहिए, लॉजिस्टिक हमारा बहुत तगड़ा चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर कोट भी कर सकते हैं कि जैसे AI बेस आपका इंदौर सिटी का पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक, इसी तरीके से आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दिखा सकते हैं कि किस तरह से वो सेव है, खास तौर पे वित्तीय समावेशन वगैरह को बढ़ावा दे के सेल्फ रिलायंस जो इकोनॉमी बनाने का हमारा सपना है, अमृत काल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये सारे टर्म्स को यहाँ पे कोट कीजिए। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर, AI, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे बहुत सारी ऐसी संरचनाएं, ऐसे मटेरियल्स हम बना सकते हैं जो बाढ़ वगैरह का जिस पे कम इम्पैक्ट हो, और उस क्षेत्र की भी जो छोटी इंडस्ट्री है वो आपकी बिल्डअप रहे। मतलब बहुत सारे आयाम हैं जो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, और इससे आपको एग्जामिनर काफ़ी प्रभावित होता है, बहुत अच्छे मार्क्स देता। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी को किसी भी लेवल पे आप औद्योगिक में दिखा दीजिए, तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो आप यहाँ पे दिखा सकते थे।
जैसे कि अब औद्योगिक विकास में आपका फार्मास्यूटिकल भी आता है, तो बहुत सारे कैस्पर केस 9 हमारी टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर केस 9 और भी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़े मतलब जीनोम वगैरह प्रोजेक्ट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल वगैरह। तो इंडस्ट्री को एक ही जगह बांध के मत रखिए, इंडस्ट्री वो नहीं है कि लोहा बनाना, बहुत कुछ है इसमें। कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों को किस प्रकार, आरोग्य सेतु ऐप, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐप बनाए गए, सूचनाएं पहुंचाई गई, बहुत सारा आपका जो जैम ट्री है, आपका जनधन योजना से लेके मोबाइल आधार तीनों को जोड़ा गया, किस तरीके से तकनीक पे ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह सब चीज़ों को बढ़ाया गया, यूपीआई वगैरह उस समय बिल्डअप हुआ, पहली बार भारत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कुछ अपने नए कीर्तिमान खड़े किए। और हमने कहीं ना कहीं इसमें क्या किया कि अपनी जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसे बिल्डअप करने पे भारत को भी प्रेशर आया, जब इस तरह की महामारियां बढ़ी और इतने बड़े आबादी 130 करोड़ लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी भारत सरकार पे आई, तो उसने बहुत सारी नवीन तकनीकों को जन्म दिया। सतत विकास में तकनीक टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत कॉमन पॉइंट है कि हम कैसे मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टेक्नोलॉजी से आगे लेके चल सकते हैं। वही मैंने जो अभी आपको बताया, सेम जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत सारे पार्ट्स हैं। आप इसे बायोटेक्नोलॉजी से उठा के नैनो टेक्नोलॉजी से लेके आप इसको न्यू टेक्नोलॉजी जो आपकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, डीप एल्गोरिदम सिस्टम जो आपका आ चुका है, ठीक है, स्मार्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। सारी टेक्नोलॉजीज़ में आप अलग अलग एंगल दिखा सकते हैं कि किस तरीके से कम पोल्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारे इफ़ेक्टिव हम लोग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे किस तरीके से आ सकता है। और कुछ हम स्टेट लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उन्हें यहाँ पर कोट कर सकते हैं। तो बहुत जर्नल पेपर है मित्रों। अगर आपने अपना कॉमन सेंस बिल्डअप किया है तो आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बहुत ही उम्दा लेवल पे। मैं मानता हूँ इस प्रश्न में अच्छा स्कोर 170 और पासिंग 150। अगर आप इस लेवल में हैं, आपका इंटरव्यू देना यहाँ पर बिल्कुल श्योर है। तकनीकी का दुरुपयोग और इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है, जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप है। तकनीकी के दुरुपयोग का सबसे पहले तो आप इंडस्ट्री लेवल पे ही दिखाइए, ठीक। उसके बाद जो मशीनरी के लेवल पे है, फिर हमने बायो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड वगैरह कितने बिल्डअप किए हैं, कितना ये वाटर बॉडी से लेके पूरे सिस्टम को आपके मतलब पॉल्यूट कर रहा है। तो आप इसमें भी एग्रीकल्चर, इसमें भी आपने जो तकनीकी दिखाना था, इसमें आप कृषि को पकड़िए। आम लोगों की जो दिनचर्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आप एग्रीकल्चर में जो बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल बेस, आप तकनीकी देखिए, तकनीक से ही हर चीज़ आई है। जो चीज़ मनुष्य के जीवन को थोड़ा सुलभ बनाती है, उसे सुविधा प्रदान करती है, वही तकनीक है। जैसे शुरुआती स्तर पे इस समय एक टायर तकनीक नहीं आपको लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी तकनीक थी अपने समय की। तो इसी तरीके से आपने हर क्षेत्र में उदाहरण उठा के और बहुत ही सूटेबल एग्जाम्पल देके गवर्नमेंट सरकार जो भारत सरकार का है, बड़े बड़े प्रोविज़न, बड़े बड़े पैक्ट और बड़े बड़े समझौते और अंतर्राष्ट्रीय पटलों पे जो हमने अपनी भूमिकाएं रखी हैं, प्रतिबद्धताएं रखी हैं, उन सबको कोट करते हुए सकारात्मक एंडिंग की तरफ आपने इस प्रश्न को ले जाना था। हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं। देखिए, मैं सच्ची बताऊं, साइंस का हर बार यहाँ पे मैंने आपको ये इंडिकेट किया है कि भाई ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये तकनीकी का प्रयोग पर्यावरण में, कृषि में, देखिए सतत विकास में टेक्नोलॉजी, ये बहुत जर्नल पेपर है। बिहार की औद्योगिक विकास में टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मित्रों, बहुत इजी। मतलब साइंस बहुत इजी दिया, कंप्यूटर वगैरह बहुत इजी आया, मतलब कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जिसका आप बहुत अच्छा उत्तर यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो मेरी राय में 150 के नीचे स्कोर नहीं रहना चाहिए। 170 लड़के जो स्कोर उठाएंगे वो टॉपर बनेंगे। फ्रेंड्स, पेरुसल जीएस का प्रीलिम्स और मेंस का ग्रुप खास तौर पे जो है आपका आज बन जाएगा। मेंस के एडमिशन की प्रोसेस आज शुरू कर दी जाएगी। 70 बीपीएससी का प्रीलिम्स का ऑलरेडी ग्रुप चल रहा है। 30 फुल लेंथ के टेस्ट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश में, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। धन्यवाद।